हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि न्यूट्रिशन कितने तरीके से हो सकता है। तो हमने देखा था न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड के वो कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब पढ़े हमने। न्यूट्रिशन क्या था? न्यूट्रिशन क्या था भाई? फूड को क्या करना, बॉडी के द्वारा या किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा टेक इन करना और उसको यूटिलाइज करना, यानी कि फूड को क्या करना, यूटिलाइज करना, और बॉडी के किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा बॉडी के अंदर टेक करना, लेना न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन दो तरीके से हो सकता है, यानी कि हम भोजन दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो सकता है, एट्रोट्रॉफिक, जो स्वयं ही अपना भोजन तैयार कर लेते हैं वो उनके अंदर न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक, उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। वो कौन थे? प्लांट। और जो दूसरों से प्राप्त करते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, और वो कौन थे? एनिमल और ह्यूमन बीइंग। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, तो आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए और चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अब हम ये जानेंगे। तो फोटोसिंथेसिस यानी फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। सबसे अगर जनरल डेफिनेशन आपको बताई जाए तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। पौधों के अंदर भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। आपको कल एक क्वेश्चन आया था कि अगर हमें तो चल गया भाई, पौधे खुद से अपना खाना बना लेते हैं, पर वो खाना पौधे के किस हिस्से में बनता है, हमें ये जानना था। तो यानी कि फूड फैक्ट्री क्या थी, तो आपको पता चल गया, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। तो इसको अंडरलाइन करेंगे, लीव्स आर दी फूड फैक्ट्री, यानी कि पौधों का खाना लीव्स में बनता है, सारे पार्ट्स में नहीं बनता। सिंथेसिस ऑफ द फूड इन प्लांट अक्कर इन लीव्स, यानी कि भोजन का जो सिंथेसिस है, भोजन है जो उनका जो बनता है वो पत्तों में बनता है। तो देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। अब देखो भाई, आपके घर में खाना अगर रसोई में बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है जो सब्जियां हैं, जो आटा है, चावल है, पानी है, वो सारा का सारा रसोई में आना चाहिए, तभी तो खाना बनेगा रसोई के। अगर रसोई में ही खाना बनता है तो बाहर थोड़ी बन जाएगा। तो यानी कि सारा का सारा कच्चा माल आपकी रसोई में आना चाहिए, तभी खाना बन के तैयार हो सकता है। तो सेम हमें पता चल गया, पौधों में खाना पत्तों में बनता है, इसका मतलब सारा का सारा कच्चा माल पौधे के पत्तों तक पहुंचना चाहिए। अब वो कैसे पहुंचेगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सोयल। अब पानी और मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ों की ज़रूरत थी। पानी और मिनरल कहाँ हैं? सोयल, मिट्टी के अंदर हैं। वो मिट्टी के अंदर हैं तो पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर हैं, तो जो रूट्स हैं वो उनको मिट्टी में से एब्जॉर्ब कर लेंगी एंड ट्रांसपोर्ट टू दी, और पहुंचा देंगी कहाँ पर? ट्रांसपोर्ट टू दी लीव्स, और पत्तों तक पहुंचा देंगी। यानी कि जो पौधे की जड़ें हैं वो क्या कर लेंगी, मिट्टी में से पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करके सोख लेंगी और उसको पत्तों तक पहुंचा देंगी। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब मिनरल्स और पानी मिल चुका है, अब क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले लेंगे? आसपास की हवा से। अब वो लेंगे कैसे? आपको पता है भाई, पत्ते जो होते हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगर आप पत्तों को देखोगे ना तो आपको उनमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे। अब उन छोटे छोटे छिद्र की मदद से, यानी टाइनी पोर्स मतलब छोटे छोटे छिद्र, पत्तों में जो वो छोटे छोटे छिद्र है ना, वो उनकी मदद से अपने आसपास की हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। अब वो जो पोर्स है ना, पत्तों के अंदर जो छिद्र हैं, वो किससे सराउंड है? वो किससे गिरे हुए हैं? गार्ड सेल से। और सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और उन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, पानी और मिनरल मिट्टी में से जड़ें एब्जॉर्ब करके पत्तों तक पहुंचा देंगी। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों के अंदर होने वाले छोटे छोटे छिद्र आसपास की हवा से एब्जॉर्ब कर लेंगे। उन छोटे छोटे छिद्र के चारों तरफ गार्ड सेल होती हैं, और उन छोटे छोटे छिद्र यानी छोटे छोटे पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। तो स्टोमेटा आर दी स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। पत्तों के सरफेस पे जो छोटे छोटे पोर्स हैं उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। तो नेक्स्ट बूजो क्या जानना चाहती है? बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट
रीच द लीव्स। अब ये पता चल गया आपको कि रूट जड़ों ने पानी और मिनरल को मिट्टी में से एब्जॉर्ब तो कर लिया, पर वो पत्तों तक कैसे पहुंचाया, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ। तो अब देखते हैं कैसे हुआ। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। यानी कि जो पानी और मिनरल है ना, वो कैसे पहुंचाए पत्तों तक, वेसल्स ने पहुंचाए भाई। किसने पहुंचाए, वेसल्स ने पहुंचाए। वेसल्स क्या हैं, वेसल क्या है, पौधे की जड़ों में पाइप जैसी स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे पाइप नहीं होते अपने घर में, पाइप के थ्रू पानी चढ़ता है, वैसे ही पौधे की जड़ों में पाइप के जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें वेसल्स कहा जाता है। उनसे पानी कहाँ है, पौधे के पत्तों तक पहुंच जाता है। ठीक है, थ्रू द स्टेम रूट। और फिर वो क्या होते हैं, वो पाइप्स रूट से किससे जुड़ी होती है, पौधे के स्टेम से। तो यानी कि रूट में जो वो पाइप हैं उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, उन पाइप्स ने स्टेम की पाइप तक पहुंचा दिया। फिर कहाँ जाएगा, ब्रांचेज, पौधे की शाखाओं में, और वहाँ से कहाँ चला जाएगा, पत्तों में चला जाएगा। तो ऐसे पहुंचा, यानी कि पौधे की जड़ों ने एब्जॉर्ब किया, उसमें जो पाइप जैसी स्ट्रक्चर लगी हुई है उन्होंने स्टोमेटा की पाइप्स में से ब्रांचेज में भेज दिया, और जो ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज पे क्या होते हैं, पत्ते, वहाँ से पत्तों को मिल गया। तो दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ। तो ये एक ऐसा लगातार रेगुलर एक रास्ता है और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रिच दी लीफ। तो यानी कि ये जो पाइप है ना, ये कंटिन्यूअस ऐसा, यानी कि पूरी ये सारी पाइप एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ है जहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स पत्तों तक पहुँच जाते हैं। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11। आप क्या करेंगे, जो एग्जैक्ट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो अब हम 7th क्लास के ही चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। अब आती है पहेली। पहेली क्या जानना चाहती है, पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव व्हेन दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ प्लांट कांट। अब पहले हमने एक क्वेश्चन आया था कि प्लांट ही खाना खुद से क्यों बना सकते हैं, इंसान क्यों नहीं। तो उसका आंसर हमने ढूंढ लिया था, भाई इंसान की बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए हम नहीं बना सकते, एनिमल नहीं बना सकते। अब बूझो नहीं, ये तो चलो इस बात का आंसर इस पहेली को मिल गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछती है कि चलो भाई ठीक है, प्लांट ही बना सकते हैं, ये तो पता चल गया, लेकिन प्लांट के सिर्फ और सिर्फ पत्ते ही क्यों खाना बना सकते हैं, बाकी हिस्से ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो हम इस क्वेश्चन का अब आंसर ढूंढते हैं। तो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। पत्तों में एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। पत्तों में क्या होता है, एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। इसका काम क्या है, वही इसका काम है सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करना। स्टोमेटा का काम क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। रूट की पाइप का काम क्या था, मिनरल वाटर को लेके आना। अब सनलाइट भी तो चाहिए खाना बनाने के लिए, वो सनलाइट कौन लेके आएगा, हरे रंग का पिगमेंट जो पत्तों में होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, वो क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा भाई। तो इसीलिए अब ये हरे रंग का पिगमेंट है, हरे तो सिर्फ पत्ते ही होते हैं, तो इसलिए ये सिर्फ पत्तों में पाया जाता है, और पत्तों में पाया जाता है तो इसलिए सिर्फ पत्तों में ही खाना बनता है। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं ना, उनका तो तना है वो भी हरा होता है ना, हरे रंग का, तो उनका जो तना है ना, उसके अंदर भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, वहाँ पर भी खाना बनता है। जिस तरह से कैक्टस कहोगे आप, जैसे कि मरुस्थल है, राजस्थान है, वहाँ पे सिर्फ कैक्टस के पौधे मेनली उगते हैं, कैक्टस के तो पत्ते भी नहीं होते, तो फिर वो बिना पत्ते के कैसे खाना बना लेगा। लेकिन वो पूरा का पूरा ग्रीन होता है ना, कैक्टस पूरा, उसका जो तना है ना वो भी ग्रीन होता है। अगर वो पूरा का पूरा ही ग्रीन है ना, तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो ग्रीन होने की वजह से क्या कर लेगा, समय हम अपना वो ग्रीन उसके जो स्टेम है ना, उस स्टेम में ही क्लोरोफिल होगा और उसी से खाना बना लेगा। तो दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो एनर्जी यानी कि जो सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब कर ली उस क्लोरोफिल ने, वो फूड बनाने में काम आएगी। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब खाना जो बनता है पौधों के अंदर वो सूरज की रोशनी, सन की लाइट में बनता है, इसीलिए इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब कंबाइन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनना, इसीलिए इसका फोटोसिंथेसिस नाम क्यों पड़ा आपको पता होना चाहिए। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें ये समझ में आ गया, फोटोसिंथेसिस यानी पौधों को खाना बनाने के लिए 4 चीज़ें सबसे मेन चाहिए, 5। क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, ठीक है, और
मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस, यह एक यूनिक प्रोसेस है ऑन द अर्थ, यह अर्थ पे होने वाली एक बहुत यूनिक सबसे अलग प्रोसेस है। सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव, सूरज की रोशनी को पत्ते कैप्चर करेंगे, स्टोर करेंगे इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी सोलर एनर्जी को लिया, सूरज की रोशनी को लिया, उसको इस्तेमाल करके अपना फूड स्टोर कर लिया। तो दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब तो भाई अगर सन की लाइट के बिना कुछ भी नहीं हो रहा, अगर पौधे खाना ही नहीं बना पा रहे, अगर पौधे नहीं होंगे तो हमने क्या तो देखा था, कोई भी एनिमल या ह्यूमन बींग नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास कुछ खाने को बचेगा ही नहीं, सब डेड कर जाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सूरज। सूरज ही है जिससे सभी स्पीसीज को एनर्जी मिलती है। ठीक है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या बिना फोटोसिंथेसिस के धरती पे लाइफ को इमेजिन कर सकते हो? यानी कि मान लो फोटोसिंथेसिस हो ही ना इस दुनिया में, तो क्या लाइफ पॉसिबल है? तो आप इसका आंसर सोचेंगे, ठीक है, अच्छे से दिमाग लगाएंगे, क्या बिना फोटोसिंथेसिस लाइफ पॉसिबल है? ठीक है। उससे पहले हम ये ऊपर पैराग्राफ रह गया, इसको स्टडी करते हैं। सेल। सेल आप क्या होती है? सेल सेल आर द, जिस तरह सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। किसी भी कोई भी जीव जो है ना वो किससे बनता है? सेल से। जिस तरह से पता है आपको, एक दीवार है या आपका घर है, कैसे बना होगा? बहुत सारे ईंटों से बना होगा भाई। ठीक है। यानी कि आपके घर की जो बिल्डिंग ब्लॉक है, आपके घर को बनाने वाली कौन है? वो है ब्रिक्स, ईंटें हैं। सिमिलरली बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव है उसकी बॉडी बहुत छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से जुड़कर बनी होती है, और उन्हें क्या कहा जाता है? सेल। तो सेल क्या है? सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रो। सेल बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं भाई, क्योंकि हमें हमारी सेल तो दिखाई नहीं देती। हमारी बॉडी मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है, पर हमें वो सेल्स, एक सेल हमें इंडिविजुअल सेल दिखाई नहीं देती। ठीक है। उन्हें सिर्फ आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हो। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं, कुछ ऐसे जीव भी हैं इस धरती पे जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं। जिस तरह अमीबा होता है, वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बना हुआ है। सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए टाइनी आउटर बॉडी बाउंड्री, यानी कि जो सेल होती है, सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल के चारों तरफ क्या होती है? एक बाउंड्री, यानी कि उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जिस तरह घर की एक बाउंड्री होती है दीवार, उसी तरह सेल के चारों तरफ भी क्या होती है? एक बाउंड्री होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रल लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ज़्यादातर सेल के बीच में क्या होता है भाई? सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं बहुत सारी सेल्स आपको दिखाई गई हैं। ये सेल की क्या है? ये जो साइड में ये बाउंड्री है, आपको सेल के सेंटर बीच में कुछ दिखेगा, इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस है। अब ये सेल की वॉल हो गई है, ये सेल की मेम्ब्रेन हो गई है, न्यूक्लियस हो गया, इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जेली जैसा, जिसका नाम क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। आप सेल के बारे में डिटेल में 8th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आप लेसन को पढ़ेंगे, जो होमवर्क दिया गया आप उसको राइट करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।